स्वागत है आपको नौकी प्लस क्लासेस में। मैं हूँ रिंकेश जैन और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। तो चलो स्टार्ट करते हैं विकास के सिद्धांत। इसे तो हम पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांत। विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। तो विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। तो नंबर पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे। क्या होता है विकास का पहला सिद्धांत? तो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है ये वाला सिद्धांत? तो ये कहता है कि विकास की दिशा हमेशा निश्चित रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकास की दिशा निश्चित रहती है, यानी कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर ही रहेगी। ठीक है, विकास की दिशा कैसी रहेगी? सिर से पैर की ओर ही रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विकास की दिशा निश्चित रहती है। विकास की दिशा प्रत्येक व्यक्ति में, विकास की दिशा प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित होती है। तो निश्चित होती है तो होती क्या है? होती क्या है? एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में ये आता है। तो विकास की दिशा निश्चित तो होती है। ओके, कौन सी होती है? अतः विकास की दिशा, अतः विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर होती है। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर। और क्या होती है? और ये बोला जाता है कोमा केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। ये भाई इसे अभी समझा रहा हूँ, केंद्र से बाहर की ओर कैसे होती है, बाहर की ओर होती है। समीपस्थ से तथा दूरस्थ, समीपस्थ से दूरस्थ की ओर होती है, समीपस्थ से दूरस्थ की ओर होती है। ठीक है, तो विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है, समीप से दूरस्थ की ओर होती है। अच्छा, ये तो समझ आता है सिर से पैर की ओर होती है। ये कैसे समझ आएगा केंद्र से बाहर की ओर होती है? इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कैसे समझ आएगा, है ना। तो जब बालक छोटा होता है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले जब बालक छोटा होता है तो बालक का सबसे पहले सिर का विकास पहले होता है। सिर का विकास ज़्यादा पहले होता है, उसके बाद पैर की तरफ चलता है। और जैसे कि अब मैं ये भी बताऊँ, जैसे कि अगर सिर होता है, पहले सबसे पहले बालक सिर उठाना सीखता है, सिर के बाद फिर बालक बैठना सीखता है, बैठने के बाद उसके बाद बालक फिर घुटने चलना सीखता है, घुटने के बाद फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद फिर चलना सीखता है। तो इसलिए कहते हैं सिर का विकास पहले होता है, सबसे पहले बालक सिर उठाता है, उसके बाद पैर की तरफ, पैर पे खड़ा बाद में होता है, सबसे पहले बालक सिर उठाता है। इसलिए कहते हैं सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, बालक सिर से पैर की, केंद्र से बाहर की ओर का मतलब कैसे होता है? तो जैसे कि अगर इस तरह से केवल सिर से पैर की ओर ही बालक का विकास होता है, ये तो सीधा सीधा विकास हो गया। ठीक है, अब बालक सीधा सीधा विकास होने के साथ साथ इधर उधर फैलता भी तो है, उसके पाँव भी तो बड़े होते हैं, उसके हाथ पैर भी तो बड़े होते हैं ना, उसका पेट भी बड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक इधर उधर भी फैलता है, यानी कि बालक केंद्र होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, बालक फैलने लगता है। इसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं समीपस्थ से दूरस्थ की ओर होता है। ठीक है, और किताबों में क्या लिखा होता है? किताबों में लिखा होता है शिरोपादकीय शब्द। किताबों में इसके लिए लिखा होता है सिर से पैर की ओर, ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है। इसके अलावा क्या लिखा होता है? शिरोपादकीय शब्द लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, मैं इसे लिख देता हूँ। इस सिद्धांत को हम क्या भी बोलते हैं? शिरोपादकीय सिद्धांत भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस सिद्धांत को। ठीक है, इस सिद्धांत को मस्तदोमुखी भी बोलते हैं और शिरोपादकीय सिद्धांत भी बोलते हैं। शिरोपादकीय सिद्धांत या मस्तिष्को
ऊर्ध्वमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को हम स्वरूपात के सिद्धांत या मस्तोन्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट इसके सेकंड दूसरा सिद्धांत क्या होता है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके दूसरा सिद्धांत, इसे रफ करता हूँ मैं, इसे लिख लीजिए आप। इसे फिर दूसरा सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास की दिशा निश्चित होती है तथा विकास का क्रम भी निश्चित होता है। विकास का क्रम भी निश्चित होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं इसे। प्रत्येक विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निश्चित होता है, समान होता है। विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान होता है। ठीक है, तो विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान होता है। आप कहोगे दिशा निश्चित होती है, क्रम कैसे समान होता है, कैसे बताएं? चलो हम अभी बताते हैं। सबसे पहले मैं लिखाता हूँ, विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान होता है। कैसे, क्या होता है विकास का क्रम? विकास का क्रम सरल से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? सरल से विशिष्ट की ओर होता है। और कैसा होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पूर्ण से अंश की ओर होता है विकास का क्रम। ठीक है, और जैसे कि बालक जब बालक छोटा होता है, जब हम जन्म लेते हैं, विकास का क्रम बिल्कुल निश्चित होता है। पहले बालक किस में आता है? शैशवावस्था में आता है। पहले उसका शैशवावस्था का विकास होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था का विकास होता है। बाल्यावस्था के बाद फिर वो किशोरावस्था में आएगा, किशोरावस्था के बाद फिर वो युवावस्था में आएगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ आएगा? युवावस्था में आएगा। तो इसी क्रम से होकर गुजरता है, इसी क्रम से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि पहले किशोर हो जाए उसके बाद बाल्यावस्था हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। सेम इसी क्रम से होकर गुजरेगा। प्रत्येक व्यक्ति इसी क्रम से होकर गुजरेगा। इसीलिए कहते हैं कि विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान होता है। लेकिन विकास की गति अलग अलग हो सकती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। विकास की गति लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन विकास की गति, इसे समझाने के लिए था, लेकिन विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लेकिन विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल वगैरह बताओ। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसका एग्जाम्पल लिखो। जैसे कि ये जो हमने अभी बोला था उसी को लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं कि बालक का विकास सरल से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का विकास सरल से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक है, विशिष्ट की ओर होता है। तो बालक का विकास कैसा होता है भाई? सरल से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखें इसे। और जैसे कि बालक में भाषा का विकास, तो भाषा का विकास किस क्रम को फॉलो करता है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, बालक में भाषा का विकास किस क्रम को फॉलो करता है? LSRW को फॉलो करता है। LSRW को के क्रम में ही होता है, के क्रम में ही होता है। ठीक है, ये हो गया। तो बालक का विकास सरल से विशिष्ट की ओर होगा, और बालक का विकास LSRW, भाषा विकास LSRW के क्रम को ही फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक, तो बस यही दो बहुत है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल उन्होंने बताई दिया, उसे लिखना चाहो आप लिख लेना, या फिर मैं लिख ही दूँ, लिख ही देते हैं उसे भी, है ना, उसे भी लिख ही देते हैं। जैसे कि ऐसे लिखते हैं, जैसे कि जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से होता है। जैसे कि जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है,
उसके बाद जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और धीरे धीरे क्रम से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था से होते हुए गुजरता है। तो ये विकास का क्रम भी निश्चित होता है, विकास की दिशा भी निश्चित होती है। आप इसके याद रखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, विकास के क्रम का सिद्धांत, विकास का क्रम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान होता है, विकास की दिशा भी समान होती है। विकास की दिशा कैसे कैसे होती है? सिर से पैर की ओर होती है विकास की दिशा, समीप से दूरस्थ की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, और उसे मस्तिष्काधोमुखी भी बोलते हैं और सिरोपादकीय भी बोलते हैं। ठीक है, बालक का विकास सरल से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का जैसे कि सरल से विशिष्ट की ओर, यानी कि सबसे पहले बालक सामान्य चीज़ें, सरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखता है। सरल लिख लो, साधारण भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद लिखना है ना, उसके बाद धीरे धीरे क्रम से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तथा युवावस्था से होते हुए गुजरता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अतः बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ये आपको भी पता होगा। कैसे? वंशानुक्रम क्या होता है भाई? वंशानुक्रम निश्चित होता है, वातावरण अनिश्चित होता है। वातावरण कैसा होता है? डायनामिक, यानी कि हम बोल सकते हैं गत्यात्मक होता है। वंशानुक्रम निश्चित होता है। ये निश्चित कैसे होता है, इसे डिफाइन करेंगे अभी हम। कैसे निश्चित होता है, ये कैसे गत्यात्मक होता है, इसे लिख लो, गत्यात्मक होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? गत्यात्मक होता है। अभी मैं इसे लिखा दूंगा, सब चीज़ लिखा दूंगा। ठीक है, बस समझा रहा हूँ। तो वातावरण कैसा होता है? गत्यात्मक होता है। वंशानुक्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है? जैसे कि एक बालक काफ़ी लंबा चौड़ा बालक है। वो बालक लंबा चौड़ा क्यों है? क्योंकि उसके माता पिता लंबे चौड़े, हो सकता है इस वजह से वो लंबा चौड़ा हो। लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल डल हैं, लेकिन अब वो लड़का जो है वो काफ़ी अधिक बुद्धिमान है। तो उसके जो बदलाव आया वो किस वजह से बदलाव आया? वातावरण की वजह से बदलाव आया। जो प्राप्त हुआ उसे कहाँ से प्राप्त हुआ? वंश से प्राप्त हुआ। जो वंश से प्राप्त हुआ उसलिए उसे बोलेंगे वंशानुक्रम, और जो वातावरण से मिला उसे इसलिए उसे क्या बोलेंगे? वातावरण, यानी कि समाज से मिला उसे बोलेंगे वातावरण का। वातावरण की भूमिका है इसमें। ठीक है, तो इसलिए से हम समझ सकते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही भूमिका होती है बालक के विकास के लिए। तो इस तरह से कहते हैं कि बालक अगर लंबा चौड़ा है तो बुढ़ापे तक लंबा चौड़ा ही रहेगा, लेकिन समाज और जो यहाँ पे आके उसमें जो डिफरेंस हुआ है, अलग पाया गया है, माता पिता डल थे और बालक वाइज है, बालक बुद्धिमान है, तो उसमें जो डिफरेंस पाया गया वो डिफरेंस किस वजह से पाया गया है? वातावरण की वजह से, यानी कि पर्यावरण की वजह से, यानी कि समाज की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वंशानुक्रम निश्चित होता है, जबकि वातावरण निश्चित नहीं होता है, वातावरण बदल सकता है। ठीक है, चलो, वातावरण पर समाज का असर पड़ता है। किसका पड़ता है? समाज का असर पड़ता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का, दिखाई तो दे ही रहा होगा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम स्थायी होता है, वंशानुक्रम स्थायी हो सकता है, इसे भी लिखो, वंशानुक्रम स्थायी होता है
यानी कि जो चीज़ एक बार प्राप्त हो गई वो ही ज़िंदगी भर वैसी ही परिप्राप्त रहेगी। अगर आपकी आंखें नीली हैं तो ज़िंदगी भर आपकी आंखें नीली ही रहेंगी, काली नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं वंशानुक्रम स्थायी होता है। और वातावरण कैसा होता है? अस्थायी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। वातावरण स्थायी नहीं होता है ना, वातावरण स्थायी नहीं होता है, वातावरण स्थायी नहीं होता है। ये स्थायी कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है जब बालक 2 साल की अवस्था तक था, हो सकता है कि जब बालक 4 से 5 साल की अवस्था तक था काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसे ऐसी संगति मिली बाल्यावस्था में आकर जिसकी वजह से वो डल हो गया, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्थायी नहीं होता है, पर्यावरण के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, तो वातावरण स्थायी नहीं होता है। और इस संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके लिए कहा वुडवर्थ साहब ने एक इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, वुडवर्थ साहब ने, तो इसको लिख लेना क्या फॉर्मूला दिया है। तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास में, कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के गुणनफल की तरह भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के गुणनफल की तरह भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक की भी कमी हो गई तो बालक का विकास शून्य हो जाएगा। जैसे अगर वंश की कमी होगी, वंश शून्य हो गया तो वातावरण भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शून्य का गुणा किसी से करेंगे तो शून्य ही आता है। अगर वातावरण शून्य हो गया तो विकास भी शून्य हो जाएगा, पूरा विकास शून्य हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। और इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर और समझना है इसे तो हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम जिसे भगवान ने दिया है, ठीक है, वातावरण जिसने हमने खुद से प्राप्त किया है, वो वातावरण हो गया। वंशानुक्रम जो भगवान से हम लेकर आए हैं, जो चीज़ हम लेकर आए, ये हम इसको भी बदल सकते थे, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। और वातावरण इसको हम बदल सकते हैं, बालक के विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट इसे लिख लीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, चौथा पढ़ रहे हैं, चौथा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हम कहेंगे कि दो समान आयु के बालकों में भी विभिन्नता पाई जाती है। दो समान आयु के बालकों में विकास का क्रम समान होता है, विकास की दिशा समान होती है, फिर भी उसमें विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता किसकी वजह से, में क्या चीज़, किस चीज़ की विभिन्नता पाई जाती है? उसके रंग, रूप, आकार में विभिन्नता होगी, उसके सामाजिक विकास, मानसिक विकास में विभिन्नता होगी, उसके संवेग में विभिन्नता होगी। और ये विभिन्नता क्यों होती है? वो दिशा केवल ये डिफाइन करती है कि बालक का विकास सिर से लेकर पैर तक ही होगा, तो प्रत्येक बच्चे के अंदर सिर से पैर की होगा। और बालक ये क्रम क्या निश्चित करता है? क्रम निश्चित करता है कि बालक सबसे पहले साधारण चीज़ें सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखेगा। ठीक है, लेकिन विभिन्नता तो बालक के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि गति अलग अलग होती है, इस वजह से विभिन्नता पाई जाती हैं। कि किसी बच्चे को वातावरण अच्छा प्राप्त होता है तो उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, किसी बच्चे को वातावरण कम अच्छा, इतना अच्छा प्राप्त नहीं होता है, इतना अच्छा समाज, जिसकी वजह से उसका विकास धीमे होता है। ठीक है, गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास का क्रम तथा विकास की दिशा निश्चित ही रहेगी। तो इसमें लिखते हैं हम, इसमें लिखो, प्रत्येक बालक के अंदर विकास का अपना अलग स्वरूप होता है ना। प्रत्येक बालक के अंदर विकास का अपना अलग स्वरूप होता है। अलग स्वरूप होता है।
स्वरूप है ये, ठीक है, स्वरूप होता है। जैसे एक ही आयु के दो बालकों में, एक ही आयु के दो बालकों में रंग रूप, आकार, स्वभाव, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। और ये विभिन्नता क्यों पाई जाती है? ये विभिन्नता वंशानुक्रम, पोषण तथा वातावरण के कारण पाई जाती है। वातावरण के कारण पाई जाती है, ठीक। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है, कि प्रत्येक बालक के अंदर विकास का अपना अलग अलग स्वरूप होता है। मैंने कि विकास की गति, अगर विकास की गति हो गया, विकास का रूप हो गया, अलग अलग होते हैं प्रत्येक बालक के अंदर। कोई बालक बुद्धिमान तो कोई बालक डल होता है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे एक आयु के दो बालकों में रंग रूप, आकार, स्वभाव, मानसिक तथा संवेगात्मक विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण के कारण पाई जाती है, ठीक। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आप इसे लिख लीजिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। सहसंबंध का सिद्धांत, नंबर 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, ठीक। सहसंबंध का सिद्धांत इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिख लेना इसे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत। चलो, सहसंबंध का सिद्धांत क्या होता है? ये कहता है कि विकास जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो विकास के प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर बालक का शरीर अच्छा होगा तो बालक का मन भी अच्छा होगा, बालक का संवेग भी अच्छा होगा, बालक का संज्ञान भी अच्छा होगा। तो इसलिए ये डिपेंड करते हैं कि बालक के विकास में, किसी व्यक्ति के विकास में, विकास के सारे पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बालक का शरीर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसका मन, संज्ञान, संवेग सभी चीज़ अच्छी रहे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बालक के विकास में दिखाई दे रहा है, इसे हटा देता हूँ, ब्लैक से लिखते हैं, रेड से लिखते हैं ना। बालक के विकास में विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा, यदि बालक का
यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास आदि भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। इसमें क्या, बालक के विकास, एक तो बालक के सारे विकास के पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जैसे कि अगर बालक का शारीरिक विकास होगा तो बालक के विकास के जितने पक्ष सारे के सारे विकास सभी का अच्छी तरह से विकास होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है बालक का शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, तो मन भी अच्छा होगा, संवेग भी अच्छा होगा, संज्ञान भी अच्छा होगा, सामाजिक भी अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसे लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में पढ़ेंगे हम निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, हेडिंग डालेंगे निरंतरता का सिद्धांत। 6 पॉइंट, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास गर्भ से शुरू होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बनता ही रहता है, तब तक विकास होता रहता है। लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है, प्रत्येक अवस्था में विकास की गति अलग अलग होती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि विकास अचानक से नहीं होता, रेंडमली विकास नहीं होता, विकास अचानक से नहीं होता। विकास ऐसा नहीं है कि कोई अवस्था आई, जैसे कि 12 वर्ष तक बाल अवस्था हो गई और 12 वर्ष के 13 वर्ष में तुरंत किशोर अवस्था के चरण आने शुरू हो गए, किशोर अवस्था के लक्षण आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। विकास, प्रत्येक अवस्था में विकास अपनी पहले वाली अवस्था में हुए परिवर्तनों का परिणाम होती है, इसे याद रखो। जिस तरह से हम कहते हैं कि दूध के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो बालक के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं, अगर जैसे कि अगर किशोरावस्था में विकास होना होगा, किशोरावस्था के लक्षण तुम्हें बाल्यावस्था में दिखाई देने लगेंगे और बाल्यावस्था के लक्षण तुम्हें शैशवावस्था में दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बालक के अंदर विकास अचानक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे होता है। अगर किशोरावस्था के अंदर जो विकास होने वाला है उसकी स्टार्टिंग बाल्यावस्था से शुरू हो जाएगी, और बाल्यावस्था के अंदर जो विकास हो रहा है उसकी स्टार्टिंग शैशवावस्था में शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर जन्म से लेकर गर्भ तक चलता रहता है। विकास की गति अलग अलग होती है, लेकिन विकास अचानक नहीं होता है किसी व्यक्ति के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकास अचानक नहीं होता है, बल्कि अपने पहले वाली अवस्था में हुए परिवर्तनों का परिणाम अलग अपने उससे आने वाले अवस्था में दिखाई देता है। यानी कि प्रत्येक अवस्था में हुए परिवर्तनों का परिणाम ही उसके आने वाले अवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, इसे याद रखें। तो निरंतरता का सिद्धांत, इसे हटाते हैं और इसे लिखते हैं। मैं इसमें लिख के दिखा रहा हूँ, इसको आप भी लिख लेना। ठीक है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसे लिखना है। बालक के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अर्थात बालक का विकास गर्भ से कब्र तक चलता है।
अर्थात बालक का विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है ना। लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है। लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, अर्थात कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। अर्थात कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। ये हमने क्यों लिखा, ये भी बता रहा हूँ, मंद होती है। यानी कि अगर बालक का जैसे शुरू से स्टार्ट होता है, जैसे शैशवावस्था में बालक के विकास की गति बहुत तेज होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, किशोरावस्था में फिर से तेज होती है, युवावस्था में फिर से कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास की गति समान नहीं होती है, विकास अलग अलग गति से होता है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है, विकास अचानक नहीं होता है ना। तो ये कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। इसके आगे एक पॉइंट और लिखना, यहाँ से लिख रहा हूँ, विकास अचानक नहीं होता है ना, विकास अचानक नहीं होता। विकास अचानक नहीं होता, बल्कि वह अपने पूर्व अवस्था ऐसे लिखो, पूर्व अवस्था में हुए परिवर्तनों का परिमाण या परिणाम होता है, परिणाम होता है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सातवां पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी हम, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलो, सातवां पॉइंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसमें लिखते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास का अनुसरण करता है। अर्थात पूरे विश्व में किसी एक जीव के अर्थात किसी एक जीव का पूरे विश्व में मिलने वाले उस तरह के जीव का विकास पैटर्न समान होता है। विकास पैटर्न समान
होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास का अनुसरण करता है, अर्थात किसी एक जीव के पूरे विश्व में मिलने वाले उस तरह के जीव का विकास पैटर्न समान होता है। उसी तरह के जीव का विकास पैटर्न समान होता है। जैसे कि हाथी का बच्चा बिल्कुल हाथी की तरह विकास करेगा, और घोड़े का बच्चा बिल्कुल घोड़े की तरह विकास करेगा, कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते की तरह विकास करेगा, चिड़िया के बच्चे का भी चिड़िया की तरह विकास करेगा। तो इसी तरह से विकास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे हाथी का बच्चा हाथी की तरह विकास होगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह विकास करेगा, ऐसे लिखो, है ना, विकास करेगा। घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह विकास करेगा। इसी तरह से इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इसे उतारो, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। ठीक है, तो इसे हटाओ। विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। तो विकास के वर्तुलाकार सिद्धांत को देखते हैं और इसमें लिखते हैं ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकास वर्तुलाकार होता है, बल्कि रेखीय नहीं होता है। तो कैसे मैं इसे लिखता हूँ कि व्यक्ति के अंदर विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। अभी मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं। जैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने आज ए सीखी है, कल आपने बी सीखी है, परसों सी या तरसों डी, अंत में आपको सिखा दिया गया कि यार BAD बैड होता है। यानी कि आपने जो कल सीखा था और उससे पहले सीखा था, उन सभी चीज़ों का आपने आज यूज कर लिया। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपने ए सीखा था, यानी कि बी सीखा था, सी सीखा था, डी सीखा था, तो इसका हम बोलेंगे कि आपने क्या सीख लिया, बैड सीख लिया। ठीक है, ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर आपने आज जब छोटे थे आप, तो सबसे पहले आपने ABCD सीखी थी, उसके बाद आपने मीनिंग सीखे, और मीनिंग सीखने के लिए आपने ABCD का यूज किया था, अल्फ़ाबेट्स का यूज किया था। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी स्टेज के अंदर जो हमारा विकास होगा, वो हम पुराने वाले स्टेज से सीखी हुई बातों का यूज करेंगे दूसरे स्टेज में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे किसी स्टेज में व्यक्ति के विकास के लिए अपनी पुराने वाली स्टेज से सीखी हुई बातों का यूज करेगा। अपने पुरानी स्टेज से सीखी हुई बातों का प्रयोग
करेगा। ठीक है, किसी स्टेज में व्यक्ति के विकास के लिए वह अपनी पुरानी स्टेज से सीखी हुई बातों का प्रयोग करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है अगर आज आपने यहाँ तक का विकास कर लिया और कल आपने यहाँ तक का विकास कर लिया, ऐसा नहीं है आज आपने घटाए सीख लिए, कल आपने डिवाइड वो प्लस सीखे, उसके बाद डिवाइड सीखे, उसके बाद फिर इन्हें भूल जाओ। इनको भूलना नहीं है, और जितने आप बड़े होते जाओगे उतना आप इनका यूज करते रहोगे। यूज कहाँ होगा, जब आप क्लास 4th या 5th में आओगे तो आप यहाँ पे बोर्ड मास में यूज करोगे। उसके बाद जैसे जैसे जाओगे तो दैनिक गणनाओं में यूज करने लगोगे इनका। ठीक है, दैनिक गणनाओं में यूज करोगे। ठीक, तो इस तरह से, तो बस ये एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल को लिखना, वैसे लिखना तो लिख लेना, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसे रफ करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, वृद्धि तथा विकास की दर। वृद्धि तथा विकास की दर। किसी एक व्यक्ति के अंदर वृद्धि तथा विकास की दर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसे याद रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के अंदर वृद्धि तथा विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। कैसे, उसे हम अभी बताते हैं। जैसे कि शैशवावस्था में, यहाँ लिखता हूँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था में वृद्धि की दर तथा विकास की दर तेज होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है, किशोर में फिर से तेज हो जाती है, और युवावस्था में फिर से धीमी हो जाती है। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति के अंदर वृद्धि तथा विकास की दर अलग अलग होती है, जैसे कि शैशवावस्था में तेज, बाल्यावस्था में धीमी, किशोरावस्था में फिर से तेज, युवावस्था के अंदर फिर से धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से विकास चलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नमा होगा, ये 9 है, 9वां पॉइंट है भाई, ये नमा है। ठीक है, नमे के बाद जो लास्ट आएगा, लास्ट पॉइंट आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अलावा ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी होता है, साधारण से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट पढ़ते हैं एकीकरण का सिद्धांत, 10वां सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के अंदर विकास पूर्ण से अंश की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले बालक अपने पूरे अंग का यूज करेगा, जो भी होगा, उसके बाद फिर उसके भागों का यूज करेगा, फिर वो अपने भागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा, एकीकरण स्थापित करेगा, उसके बाद किसी विशिष्ट चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, बालक पहले अपने पूरे अंगों का संचालन करने सीखता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर का पालन करता है। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ, यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर के तथ्य का पालन करता है। जैसे
पहले बालक पूरे अंगों का संचालन करना सीखता है, उसके बाद उनके भागों का फिर वह अंगों व उनके भागों में अंगों व उसके भागों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि समन्वय स्थापित करता है या फिर एकीकरण का स्थापित करता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, जैसे एग्जांपल लिखो, पहले बालक पूरे हाथ को चलाना सीखता है, उसके बाद कोहनी उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर उंगली अंगूठों के समन्वय स्थापित करता है, एकीकरण स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें लिखता हूँ पहले बालक पूरी भुजा को चलाना सीखता है, ऐसे लिखो, पूरी बाह को चलाना सीखता है। उसके बाद कोहनी तथा उंगलियों को चलाना सीखता है। ठीक है, कोहनी व उसके बाद कोहनी तथा उंगलियों को चलाना सीखता है। फिर अंगुलियों व अंगूठों के बीच में समन्वय या एकीकरण स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है या फिर एकीकरण स्थापित करता है। उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखता है। ठीक है, तो समन्वय, ठीक है, उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखता है। ठीक है, तो इसमें भी यही लिख लेना, इसके भागों में समन्वय स्थापित करता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखता है। उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखता है। इसे साधारण से विशिष्ट का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले अपनी पूरी चीज़ का इस्तेमाल करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके अंग वगैरह का स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखता है और स्पेशल चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ऐसे एकीकरण का सिद्धांत, तो ये विकास का सिद्धांत खत्म हुए। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है, मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ एंड तुम्हें नोट डाल कर लिख लेना इसे। ठीक है, तो इसे रफ करो,
सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी इसी को बोलेंगे। कोई कहता है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत नहीं कराया, कि भैया यही सिद्धांत होते हैं, इन्हीं को ही तोड़ तोड़ के कई भागों में, कई बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10 सिद्धांत मेन होते हैं, 10 से ज़्यादा मेन कोई सिद्धांत नहीं होते हैं। बस बालक का विकास होना चाहिए। किसके सिद्धांत के सबसे मेन सिद्धांत होता है वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, और वृद्धि तथा विकास की दर भी अच्छा रहता है। यानी कि सारे विकास जो भी मैंने सिद्धांत करे सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक बार पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएंगे ये अच्छी तरह से। तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं एक लाइन लिखाता हूँ इसके आगे, तो लिखता आता हूँ। इसके आगे नोट पॉइंट डाल के लिखना है। इन सभी सिद्धांतों से हमें यह पता लगा कि अर्थात विकास पूर्व अनुमेय होता है, यानी कि हम वर्तमान के स्वरूप को आधार पर इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चलकर विकास कैसा होगा। ठीक है, तो इसे लिखते हैं। नोट डालते हैं, नोट डाल के लिखते हैं। जो हमने सिद्धांत लिखे उसके आधार पर हम लिखने में पता किया कि विकास का स्वरूप पूर्व अनुमेय होता है, अर्थात बालक के वर्तमान स्वरूप को देखकर बालक की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, कि आगे चलकर विकास का स्वरूप कैसे होगा, की जा सकती है कि आगे चलकर विकास का स्वरूप कैसा होगा। और ये हो गया। एक बार लिख लो, विकास संचयी होता है, अर्थात विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, इसमें लिखना विकास संचयी होता है, अर्थात विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी कि विकास संचयी होता है और विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसी के साथ हमारा होता है डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा क्लोज। तो अब इसके बाद थ्योरी जो भी थी वो हमने सारी कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलो, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाने के प्रयास कीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास हमारे नोट्स मिल सकें। ठीक है, प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो स्टार्ट।